गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। और आज मैं यहाँ पे आपको एनडीए मैथ्स के बारे में बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वी हैव आवर एनडीए पेपर, और अभी जो टाइम हमारे पास में बच गया है दैट इज हार्डली 20 to 25 डेज। और ये वो टाइम होता है जब हमें या बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी दूंगा कि किस तरह से ये जो आखिरी के 20-25 दिन बचे हुए हैं उनमें किस तरह से प्रिपरेशन करके हम लोग अपने रिजल्ट को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो द कैवेलियर इंस्टीट्यूट में एनडीए मैथ्स इंट्रोडक्शन का ये पीपीटी मैंने तैयार किया है, जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे वीडियोस तुम लोगों ने और भी देखे होंगे, तो उसके बारे में एक रफ आइडिया तुम्हारे पास में ऑलरेडी होगा। इट इज जस्ट टू टेल यू सम बेसिक फाइनर पॉइंट्स जिसको मैं कवर करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो जैसा कि आप लोगों को जो बेसिक चीजें पता है वो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर जो है वो 120 क्वेश्चंस का है, जिसको हमें करना होता है 2 आवर 30 मिनट्स में। और अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 150 मिनट्स में हम लोगों को कुल मिला के करना है 120 क्वेश्चंस। तो 150 मिनट में अगर हम लोग 120 क्वेश्चंस करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि हमें पूरा का पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना है, तो अप्रोक्सीमेटली जो एक क्वेश्चन का टाइम हमें मिलेगा वो है 1 मिनट 15 सेकेंड्स का, जो कि देखा जाए तो एक +2 से कंपटीशन एग्जाम की तरफ मूव करते हुए बच्चे के लिए बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि बच्चे जो +2 में पढ़ रहे होते हैं उनको हर क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्टिव मेथड सिखाया जाता है, जिसमें उन्हें ये इस बात पे फोकस करवाया जाता है कि यू शुड राइट ईच एंड एवरी स्टेप व्हाइल सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। और यहां आने के बाद सीधी सी बात है कि ये सारे स्टेप्स वाली बात जो होती है वो बिल्कुल ही हटानी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट या 1.25 मिनट में सॉल्व करना है तो यू हैव टू राइट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। और ऐसा करते समय बच्चा कंफ्यूज होता है, और बिना प्रिपरेशन के अगर बच्चा कोचिंग लेने मतलब पेपर देने जा रहा है विदाउट टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तब वो जाता है वीडियोस देखने के लिए। वीडियोस में जब वो टीचर को देखता है तो टीचर जो होता है वो बिल्कुल ही सिस्टम के साथ एडजस्टेड होता है। सपोज कोई टीचर पढ़ा रहा है, 10-15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, तो उसको ईच एंड एवरी स्टेप पता होते हैं कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन से स्टेप को स्किप करना है, कौन सा फॉर्मूला कहां पुट करना है। बट अगर मैं एक बच्चे के नजरिए से चीजों को देख रहा हूं, सपोज आई एम टॉकिंग टू अ 17 और 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट जिसने अभी जस्ट +2 का एग्जाम क्लियर किया है, और उसके सामने में इस तरह का कोई पेपर आ जाए, तो उसके लिए उस सिस्टम में आने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, जो कि शायद वीडियो देख के लाना बहुत मुश्किल है अनलेस और अनटिल उसको एक प्रॉपर कोचिंग मिले। और अभी जब वो एकदम से लास्ट में इन चीजों को देख रहा है तो उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि हार्डली अभी देखा जाए तो 20-25 दिन की कहानी रह गई है। तो सबसे पहले तो वो यही जान पाएगा कि पेपर में आता क्या है, कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं, और हो सकता है वो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर को सॉल्व करके देखे। लेकिन सॉल्व करते समय अगर आप बुक से सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रीवियस ईयर की किताब उठा के सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो मेथड्स मिलेंगे दैट विल बी टिपिकल मेथड। वहां पे ज्यादातर कोई शॉर्टकट्स मेंशन नहीं होता है, दैट आर ऑल सॉल्व्ड इन सम फ्यू स्टेप्स डेफिनेटली, बट दे आर नॉट कवरिंग दोस शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपको एक बार कोचिंग लेनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट तुम्हारे पास में कुछ एक सोर्स हो जहां से तुमको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ये स्कीम जान ली है कि ये होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में कुछ शॉर्टकट्स के सोर्स होने चाहिए। एक बार जल्दी जल्दी इन स्लाइड्स को कवर कर लेते हैं, सो दैट आई कैन गाइड यू अ फ्यू शॉर्टकट्स बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन सॉल्व सम फ्यू क्वेश्चंस इन योर पेपर वेरी क्विकली। उससे ज्यादा तो इस वीडियो में बताना मुश्किल है। तो सबसे पहले जो तुम्हारे मेन बेसिक सेक्शंस होते हैं, सबसे पहला उसमें ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ये 4 चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहले बेसिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जो कि तुम्हारे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करता है ट्रिग्नोमेट्री। दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस कांसेप्ट्स व्हिच आर देयर इन योर 11th क्लास। 11th क्लास में जो भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, एंड ऑल्सो 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के भी अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को कवर करता हुआ जाएगा। इसके लिए तुम्हें बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। देन कम्स योर हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन ही कैरी करता है। ये बेसिकली वही एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन और तुम्हारे फिगर प्लॉटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। देन कम्स योर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर,
जो कि एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको बहुत सारे बच्चे कभी पढ़े नहीं हुए होते हैं, बिकॉज ये 11th क्लास में एडेड चैप्टर है। ये चैप्टर अभी ऐड हुआ था कुछ साल पहले, एक मेन चैप्टर नहीं था। तो इससे तुम्हारे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ज्यादातर कवर होता है साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला के थ्रू। देन कम्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 12वीं क्लास के फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर था। ये चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं, अगर तुमने एनसीईआरटी भी ढंग से अगर बनाई हुई है तो वो क्वेश्चन तुम आराम से पेपर में कर सकते हो। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर सेक्शन से इफ यू विल कैलकुलेट देन यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस इन टोटल। देन कम्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 2 हिस्सों में बटा है, 2D एंड 3D। अब 3D के अंदर में 2 चैप्टर्स हैं अपने, वेक्टर एंड 3D, जो कि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये 12वीं क्लास का है। 11th क्लास में हमें 3D के बारे में बताया तो गया था, बट दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। 2D के अंदर में पूरा का पूरा 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ लाइन एंड कोनिक सेक्शन, जिसमें कोनिक सेक्शन के अंदर में यू हैव गॉट सम 4 टॉपिक्स टू हैंडल एंड दे आर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये सारे सेक्शंस के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है, तो जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगले स्लाइड में 2D स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन से लेके बना होता है। स्ट्रेट लाइन से 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मैं अगेन आई विल से कि स्ट्रेट लाइन के कुछ कांसेप्ट 10th क्लास के भी होते हैं। तो आउट ऑफ 11th एंड 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि स्ट्रेट लाइन को कवर करता है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10th क्लास के कांसेप्ट से होंगे। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारे कांसेप्ट तुम्हारे 10th क्लास के हैं, तो उससे डेफिनेटली तुमको क्वेश्चन मिलेगा। एंड बाकी रेस्ट ओवर थिंग्स रिलेटेड टू स्लोप ऑफ लाइन, कोलिनियरिटी, कोप्लानरिटी, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो सारे के सारे बेस करते हैं 11th क्लास के, जो कि तुम्हें 6 to 7 क्वेश्चंस से 3 अगर वहां से हटा दे तो 4 क्वेश्चन कम से कम 11th क्लास के होंगे। कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरा का पूरा 11th क्लास का। अब इसके अंदर में 4 टॉपिक्स जो कि मैंने भी बताया था। सर्कल उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अकेले 2 से 3 क्वेश्चन खींचेगा। बाकी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पैराबोला से 2-3, एलिप्स से 2-3, हाइपरबोला से 2-3, ये पूरा मिला के 2 से 3 क्वेश्चन देगा। बाकी सर्कल तुम्हें अकेले 2 से 3 क्वेश्चन देगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर 2D पार्ट। उसके बाद आएंगे 3D में। तो 3D जैसा कि मैंने बताया वेक्टर और 3D से बना होता है। अब ये जो 3D वाला पार्ट है, जिसके अंदर लाइन, प्लेन और स्फीयर है, तो इस लाइन के अंदर में एक और सेगमेंट बना लेते हैं DC एंड DR का। तो पेपर में अगर 7 to 8 क्वेश्चन यहां से हैं, तो कम से कम 2 क्वेश्चन इस पार्टिकुलर एरिया से निकलते हैं। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो लाइन और प्लेन के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जहां पे लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करके वहां से उसके पॉइंट को निकालना या उसका रेशियो को निकालना, वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेक्टर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, जो कि 7 to 8 क्वेश्चन देगा, और ये पूरा का पूरा 12वीं का टॉपिक है। इसमें तुमको मेनली पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर तुम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, तो डेफिनेटली आउट ऑफ 7 to 8 क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे होंगे। नेक्स्ट कम्स कैलकुलस। अब कैलकुलस एक तरह से देखा जाए तो पूरा 12वीं वाला पार्ट। इसको हम डिवाइड तो करते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल में, और कुछ हद तक डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ सेक्शन 11th क्लास में होता है, बट दैट मेनली डील्स विथ लिमिट्स क्वेश्चन and a few formula of differentiation is being introduced in your 11th class। वो सिर्फ फॉर्मूला, वो पूरे नहीं, थोड़े से फॉर्मूला ही होते हैं। बाकी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है वो 12वीं क्लास का टॉपिक। और अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में सबसे पहले आता है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन देता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे लिमिट्स के और 2 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे कंटिन्यूटी के। उसके बाद डिफरेंशिएशन है, एक्चुअली डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में ये डिफरेंशिएशन है, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन कैरी करता है, जो कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे बेस होता है। जैसे हो गया तुम्हारा चेन रूल के क्वेश्चन होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं। तो हर टाइप से एक क्वेश्चन वो डेफिनेटली देता है। देन कम्स एओडी, जो कि एक बड़ा सेगमेंट है, और ये पूरा का पूरा 12वीं वाला पार्ट है। इसमें हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं डेरिवेटिव्स का, जिसमें खासकर क्वेश्चन जो आते हैं वो तुम्हारे फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को लेके आते हैं। प्लस इसके अंदर टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट होता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर में, दैट इज द
मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। कोई भी पेपर आप इंडिया का उठा लो तो इसके ऊपर में डेफिनेटली विल बी गेटिंग 2 to 3 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली डीलिंग विद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो उसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि बिल्कुल ही नई चीज होती है उन बच्चों के लिए जो 12वीं में होते हैं। यहाँ पे हम लोग दो तरह के इंटीग्रेशन के साथ डील करते हैं। एक जो मैंने बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन होता है जिसमें इनके ऊपर वैल्यूज अटैच होती हैं, से ए टू बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। पेपर में इन दोनों इंटीग्रेशन को लेके 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इंडेफिनाइट का हो, बाकी 2 या 3 डेफिनाइट का हो। इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व्स, ये टॉपिक जो है ये लेंथी क्वेश्चंस को मीन करता है, तो इसके कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल है। अगर वो शॉर्टकट्स तुम्हें पता है तो यू कैन डेफिनेटली डू 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली कम्स फ्रॉम दिस, बिकॉज ये एप्लीकेशन पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग 2 कर्व्स के बीच का एरिया निकालते हैं, एंड दैट नीड्स सम पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन कैरी करता है, ये तुम्हारा एक तरह से पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की रिवीजन कराता है, जिसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन का एरिया होता है, सबसे पहला ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने वाले क्वेश्चन। डेफिनेटली पेपर में एक क्वेश्चन तुमको ऑर्डर और डिग्री का मिलेगा, जो कि विदाउट इंटीग्रेशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। देन एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये भी तुम्हें पेपर में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देगा, जो कि अगेन डिपेंड करता है तुम्हारे डिफरेंशिएशन स्किल्स के ऊपर में। और एक सेक्शन होता है, वो होता है तुम्हारा सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे तुम्हें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन। तो पेपर में तुम ये बांट सकते हो, 1 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से। इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि 12वीं में तुमने सीखा होगा, मेनली वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक तरह से देखा जाए, काउंट करें तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस सेगमेंट से आता है। उसके बाद आधा पेपर हो गया, 60 क्वेश्चंस के लगभग मैंने काउंट कर लिया था। अब स्टार्ट होता है अलजेब्रा, जिसमें मैक्सिमम चैप्टर जो होते हैं वो 11th क्लास के होते हैं। सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर दैट इज बाइनरी नंबर, बेसिक कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन लेता है। देन कम्स लोगारिथम्स। लोगारिथम्स वैसे तो 1 से 2 क्वेश्चन का एक टॉपिक है, बट इसका एप्लीकेशन डिफरेंट चैप्टर्स में देखा जाता है। देन कम्स क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और पेपर में 10 से 11 क्वेश्चन इससे आते हैं। इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, खासकर उन बच्चों को जिनको कैलकुलस पार्ट से कोई खास लगाव नहीं, क्योंकि बेसिकली देखा क्या गया है कि कैलकुलस में जैसे जैसे इंटीग्रेशन की तरफ बच्चा मूव करता है, उसको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, और खासकर जब तुम्हारे पास में कम दिन रह गए हैं तो तुम्हारा अलजेब्रा वाला जो पार्ट है, जिसमें से यू कैन से हाफ ऑफ द पेपर मतलब करीब 50 से 55 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ अलजेब्रा से आते हैं। अब जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं, या जो मान लो 12th ढंग से किए नहीं है, उसके लिए ये पार्टिकुलर सेगमेंट जो है ये वो लाइफ सेवियर सेगमेंट है, जिसको करके बच्चा आराम से एनडीए पेपर क्लियर करने के बारे में सोच सकता है। तो इसमें बाइनरी नंबर, लोगारिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इन टॉपिक्स को कभी छोड़ने के बारे में सोचना नहीं। और उसी सेगमेंट में एक और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर में तुम्हें एपी, जीपी, एचपी इन सब के साथ डील करना पड़ता है। तो अगेन आई कैन से कि ये 4 चैप्टर्स डेफिनेटली पेपर में करके जाना है, और इसमें क्वेश्चन करते समय तुम्हें काफी शॉर्टकट्स भी जानने को मिलेंगे। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट थ्योरी हो गया। आप देखो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो इन दोनों सेगमेंट से मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में एरिया वास्ट है, लेकिन अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई कर लें तो 15 क्वेश्चन जो मिलते हैं उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मीन, मीडियन, मॉड के ही क्वेश्चन काफी सारे होते हैं। और प्रोबेबिलिटी की एक बात है कि वो 9, 10, 11, 12 चारों क्लास की प्रोबेबिलिटी को कवर करता है, तो 9, 10 की प्रोबेबिलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं पेपर। देन कम सेट थ्योरी, जो कि एक इजी चैप्टर में काउंट होता है, और इसके अंदर से खासकर वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए अगर तुमने 11th क्लास ढंग से किया है तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो एक डेटा के साथ 4 क्वेश्चन लेके आएगा। तो वेन डायग्राम सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है, बाकी तो चैप्टर में थ्योरी पड़ी हुई। उसके बाद आता है रिलेशन फंक्शन, जो कि तुम्हारे +2 का पहला चैप्टर था और 11th क्लास का दूसरा चैप्टर था। यहां पे तुम्हें यह पता होना चाहिए कि डोमेन रेंज क्या होता है, एक रिलेशन के लिए, एक फंक्शन के लिए। फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए किसी पॉइंट पे उसके क्वेश्चन बनते हैं,
कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा ही एनडीए के पेपर में पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसके बारे में 12वीं में बताया गया था कि 4 टाइप के रिलेशन होते हैं। वो तुम्हें एक रिलेशन देके पूछ सकता है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, नेमली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, ये सारे रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो एक ही होता है। नाउ कम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें डिजिट प्रॉब्लम और बेसिक फॉर्मूला को लेके जो एनपीआर और एनसीआर के रिलेशन को लेके फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डेफिनेटली एक आएंगे। एक क्वेश्चन हो गया एनपीआर और एनसीआर के रिलेशन को लेके और एक हो गया डिजिट प्रॉब्लम, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी कॉम्बिनेशन के अंदर में 12-13 शॉर्टकट्स होते हैं, अगर वो तुम्हें पता है तो उससे भी डेफिनेटली तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास का चैप्टर है जो कि एक्सपेंशन सीरीज के ऊपर में डील करता है, जहां पे तुम्हें जनरल टर्म निकालना आना चाहिए, मिडिल टर्म निकालना आना चाहिए, और बाकी इस चैप्टर के अंदर में भी शॉर्टकट्स होते हैं जिनके बारे में अगर पता है तो वो 2 से 3 क्वेश्चन तुम आराम से निकाल सकते हो। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स सिंपल चैप्टर होता है जिससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और इसमें कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी वो पूछता है। इसमें बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग को 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो इन सब के बारे में अगर नॉलेज है तो यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दोस 7 to 8 क्वेश्चंस। तो ये जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि तुम्हारा पेपर जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से तुम लोग को अप्रोच करना है पेपर के अंदर। तो ये स्कीमेटिक को जरूर फॉलो करना एंड डू सम कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग टू अप्रोच द एग्जाम, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। नाउ आई विल हैंड ओवर इट टू आवर नेक्स्ट टीचर, ही और शी विल गाइड यू अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट। कैवलियर एकेडमी। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि एनडीए में आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारी जनरल ज्योग्राफी, एक है हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद है हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, जनरल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं 4 to 5, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आपसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछा जाएगा। वहीं अगर हम वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर्स होंगे, और वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 to 4 क्वेश्चंस, और इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 8 to 9। अब बात यह है कि जनरल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। जनरल ज्योग्राफी में आप पहला टॉपिक जिस पर फोकस करेंगे वो होगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टॉपिक जिसमें आप कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा ओशन करंट्स। यहां से हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ओशन करंट्स से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आ जाता है विंड्स एंड प्रेशर से। विंड्स एंड प्रेशर, देखिए विंड्स एंड प्रेशर से जनरली क्वेश्चन आते हैं लोकल विंड से, जो ग्लोबल लोकल विंड्स हैं, जैसे चिनूक, हर्मेटन या सिमूम, बोरा, योमा। ये जो ओशन ये जो लोकल विंड्स हैं, ग्लोबल लोकल विंड्स, यहां से इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, यहां से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक आप यहां पर तैयार कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इस टॉपिक में आपसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर, ओशन करंट्स, विंड्स एंड प्रेशर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ,
आप इन टॉपिक्स पर तो फोकस करें ही साथ 1 से 2 टॉपिक्स थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लें, जैसे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। अगर आप जनरल ज्योग्राफी में इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपके 4 to 5 क्वेश्चंस सही होने के पूरे चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी ऐसे ही कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिन पर आप फोकस करेंगे तो काफी चांसेस है कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। अब अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। देन आपको कवर करने हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। देन आप कवर करेंगे इंपॉर्टेंट सीज, और फाइनली आप कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड। अगर ये टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप यहां कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस टाइम पर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे इंडियन ज्योग्राफी की, तो यहां कुछ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं, पर ये इतने इंपॉर्टेंट है कि लगातार यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता देता हूं। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक आपको करना है वो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया से रिलेटेड कुछ 10 to 15 फैक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, जहां पर इंडियन बाउंड्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सरफेस बाउंड्री हो या कोस्टल बाउंड्री हो। एक आधा क्वेश्चन तो यहां से पूछ ही लिया जाता है। सेकेंड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें माउंटेन रेंजेस, ग्लेशियर्स, माउंटेन पासेस और माउंटेन पीक्स जैसे सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहां एक बहुत बड़ा सेक्शन है पेनिनसुलर इंडिया का, जहां पर आप देखते हैं कुछ पासेस हैं, थाल घाट, भोर घाट या पाल घाट, इस तरह के पासेस हैं। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आपको साउथ इंडिया की देखने को मिलेंगी। थर्ड टॉपिक जो आप पढ़ेंगे और जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो है ड्रेनेज सिस्टम। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो छोटा टॉपिक है और फैक्चुअल है, तो इजीली इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली रिवर्स, मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज आपको यहां पर पढ़नी होंगी। एक चैप्टर है जहां से क्वेश्चन लगातार आए जा रहा है, वो है सॉइल इन इंडिया। तो यहां पर करीबन 7 to 8 टाइप्स की सॉइल्स हैं। उनमें से आप एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसके अलावा रेड एंड येलो और लेटराइट सॉइल को कवर कर सकते हैं। और एक लास्ट टॉपिक जो आप कर सकते हैं यहां पर वो है नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। बेसिकली यहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को कवर करना होता है, एवरग्रीन, डेसिडुअस या स्वैम्प फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट या फिर आपका माउंटेनियस फॉरेस्ट। इनको अगर आप कवर करेंगे विद देयर फीचर्स तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम में। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन से आप देखेंगे कि रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स लगभग हर बार आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स पर फोकस करें। तो इस तरह से आपको जनरल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स पर हाल फिलहाल में फोकस करना है, ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो अब हमारे पास है हिस्ट्री का सेक्शन, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री है उसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं मेजरली। एक तो हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरा हमारे पास है इंडियन हिस्ट्री। देखिए, बहुत ऑब्वियस है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री के आते हैं इंडियन हिस्ट्री से। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आ जाएंगे 3 to 4 क्वेश्चंस, मेडिवल हिस्ट्री से आ जाएंगे 2 to 3 क्वेश्चंस, और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से मिलेंगे आपको 5 to 6 क्वेश्चंस।
तो आप इंडियन हिस्ट्री को तो किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको कवर करना है, यहां पर आपको कवर करना है कुछ बेसिक टॉपिक्स। जैसे आप यहां पर कवर कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आप यहां कवर कर सकते हैं, आप जैसे कह सकते हैं कि आप बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टॉपिक है वो यहां से कवर कर लें। बुद्धिज्म और जैनिज्म छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर। और जैसे ही आप ये 3 टॉपिक्स कर लेंगे तो एक लास्ट टॉपिक होगा आपके पास गुप्ता एम्पायर का, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, और उसके अलावा हमारे पास हो जाता है हमारा गुप्ता एम्पायर। ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो एंशिएंट आपका सारा खत्म हो जाएगा। मेडिवल में सिर्फ 2 ही बड़े पार्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। एक तो आप देखेंगे मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी आप कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अलावा इल्तुतमिश, उसके अलावा बलबन रजिया सुल्तान, ये आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप खिलजी डायनेस्टी में, ये जो मैंने 4 नाम बताए ये तो स्लेव डायनेस्टी के थे, खिलजी डायनेस्टी में आप पढ़ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो उसकी मार्केट पॉलिसी है उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खिलजी के बाद अगर तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आप यहां पर कवर कर सकते हैं। और सैयद डायनेस्टी में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप फाउंडर का नाम याद रखें जो कि खिज्र का है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट में है लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत आप किसी भी हालत में ना छोड़कर जाएं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आप मेडिवल हिस्ट्री में कवर करते हैं वो आप कवर कर सकते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में भी आपको सारे रूलर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक ही जाएं, ये जो 5 to 6 रूलर्स हैं। उसके बाद के रूलर्स बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख हशीर, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत में कुछ रूलर्स हैं और मुगल एम्पायर में कुछ 5 to 6 रूलर्स हैं। इनके कुछ जो एक्ट्स हैं, इनकी पॉलिसीज हैं, वो सारे आपको पढ़ने होंगे। इस तरह से हम यहां पर देखते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं अलग से आपको ये टॉपिक्स बता देता हूं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप कवर कर सकते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहां से 1 to 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आ ही जाते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आप ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, उसके अलावा आप देख सकते हैं डेनिश और हमारे पोर्चुगीज, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं इनकी, इनसे रिलेटेड कुछ ट्रेड सेंटर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो आप सिर्फ ट्रेड सेंटर्स वगैरह पढ़ के चले जाएं इनके, कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, डेनिश, पोर्चुगीज के जो ट्रेड सेंटर्स थे वो कहां कहां पर थे। और उसी के साथ आप पढ़ सकते हैं, उसी के साथ आप पढ़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से बंगाल को जीता बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको कवर कर सकते हैं। आपका थर्ड टॉपिक आ जाता है यहां पर कार्नेटिक वॉर्स। हालांकि वॉर्स तो ये 3 हैं नंबर्स में, और आपको इनकी स्टोरीज जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इन वॉर्स के साथ जो ट्रीटीज हुई हैं उनको याद रखें, ट्रीटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं 1857 का रिवोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवोल्ट होने के क्या क्या रीजंस थे, वो रिवोल्ट कहां कहां स्प्रेड हुआ, उन रिवोल्ट की साइट्स पर हमारे कौन कौन इंडियन लीडर्स थे, उन इंडियन लीडर्स को किन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सप्रेस किया, उनको हराया, और आखिर में हम रिवोल्ट हारे क्यों,
और जब रिवोल्ट हारे क्यों, तो आपको पता चलेगा कि रिवोल्ट के बाद इंपैक्ट क्या हुआ इंडिया पर। तो ये रिवोल्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। और एक जो लास्ट फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है कि आप 1885 से लेकर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर आप सीधे 1950 तक के इवेंट्स को कवर कर लें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। छोटे छोटे इवेंट्स हैं, आप 3 से 4 दिन में इजीली उनको याद कर सकते हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। बस बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो आप याद कर लें। तो इस तरह से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कार्नेटिक वॉर्स, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मॉडर्न हिस्ट्री का एक फेज है 1885 से 1950 तक का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं। अब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक जो आपको करना है वो है रेनेसा। तो रेनेसा जो है वो आप बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि हर बार यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसी के साथ आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, किस किस ने कौन कौन सी डिस्कवरी की, कौन कौन से इन्वेंशंस किए, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के अलावा आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इन तीनों ही रेवोल्यूशन से बड़े ही क्वेश्चंस आते हैं। और एक टॉपिक आप जो कर सकते हैं साथ में वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, या सिंपली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं आप। ये 4 टॉपिक्स अगर आपके हो जाएं, तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इनको कवर कर सकते हैं, और इस तरह से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी ओवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आई होप आपको पता चल गया है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। Good morning to everyone. And during this episode, we have to discuss about the weightage of physics in NDA examination. As we know very well, almost 25 questions comes in the paper, and right now we have to discuss from which part generally question has been asked in the paper. I will discuss each and every part in detailed way. The first portion is the mechanics. Generally 8 to 10 questions comes from the mechanics portion. The next one is optics. 5 to 6 questions comes from this part. And the third one is the electricity and magnetism. Almost 7 to 8 questions comes from electricity and magnetism. The next one is heat and thermodynamics. 2 to 3 questions comes from the heat and thermodynamics. And the next one is modern physics. Generally 2 questions comes from the modern physics. And the last one is waves and sound. 2 to 3 questions comes from also the waves and the sound. These are basically the theory part. And right now we have to discuss from which topic generally questions has been asked in the paper. Okay. First of all, I would like to start from the mechanics. A lot of questions comes in the mind of the students from which portion generally questions has been asked, from which topic we have to focus so that we will get the maximum result. Okay. And right now we have to discuss the portion. The first one is the mechanics. Generally questions, theory and numerical. It contains the both parts. I would like to discuss in which topic we have to focus for the exam point of view. The first topic is the distance and displacement. The first one is distance and
displacement. The next one is relation between kinetic energy and linear momentum. Kinetic energy and linear momentum. The third topic is the variation of Z according to height, depth. And the next one is the Kepler's law. Most of the time question has been asked from these topics. And the next one is the Newton's laws of motion. It's very important part, that is the SHM. And during SHM, we have discussed about the time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum, velocity, acceleration, and energy of yes, these are the main part we have to focus on this topic. Most of the time question has been asked from this topic. It's very important part from the mechanics. And the next topic is the optics. It's very important. Optics, generally 5 to 6 questions has been asked. And basically it contains the 3 parts. During optics, the first is the ray optics. Second is the defects in eyes. And this is the optical instrument. Almost 4 questions has been asked from the ray optics. Defects in the eyes, 1 question, and this is the 1 questions. Generally 6 questions, 5 to 6 questions comes from the ray optics. For numerical point of view, we have to discuss about that very important part, that is the power of lens. Power of lens is very important part. The next one is the lens maker formula. And third one is the lens and mirror formula. From these topics, numericals comes in the paper. And for theory point of view, we have to discuss about the scattering of light. A scattering of light. The next one is dispersion. Dispersion of light. Then defects in the eyes. Defects in eyes. How to remove this problem? And the next one is the optical microscope, optical instrument. During optical instrument, we have discussed about the
simple microscope, compound microscope, how to find magnification of the simple microscope and compound microscope. And also one more thing, we have to discuss about the telescope. How many lenses are used in the telescope? Which lenses have the greater aperture? Which lenses have the more focal length? We have discussed about that things. And the next topic is the heat and thermodynamics. Generally 2 to 3 questions comes from the heat and thermodynamics. During thermodynamics, we have to discuss the law of thermodynamics. Law of thermodynamics, basically first law, second law and zeroth law. You must have the complete knowledge about the law of thermodynamics. And the next one is modes of transmission of heat. These are the theory part. Next topic is it's very important, conversion of temperature in different scale. Conversion of temperature in different scale is very, very important topic. Most of the time question has been asked how to convert the temperature from one scale to another scale. You must have the idea about the different scales of the temperature. The next one is the thermal conductivity and their application and their application. And one more thing is the principle of refrigerator. We have discussed about the principle of refrigerator, how to find the coefficient of performance, which gas has been used, how to work the refrigerator. And the next one is the efficiency of heat engine. Only these topics we have to cover in the heat and thermodynamics. Okay. The next one is modern physics. 2 questions come from the modern physics, and during modern physics we have to discuss about the Bohr's model of hydrogen atom. In modern physics, we have to discuss about the Bohr's model of hydrogen atom. It's very important part. Bohr's model of hydrogen atom, and during this we have to discuss about the how to find radius, velocity, energy. Radius, velocity and energy of electron in nth orbit. And most important part is we have discussed about the Lyman series, Balmer, Paschen. We have discussed about the Lyman, Balmer, Paschen bracket and Pfund. These are the series of the lines. You must have the idea when electron jumps from one orbit to another orbit,
Which series of the lines observed? This is Lyman, Balmer, Parsons, Brackett, Pfund. Most of the time question has been asked from this topic. The next topic is the de Broglie wavelength. And the last one is the alpha, beta, gamma. This is from the radioactivity. Alpha, beta, gamma radiation from radioactivity. What are the nuclear size? We have discussed about these things in case of radioactivity. The next one is last is the waves and sound. Okay. During this topic, 2 questions generally has been asked, and in this case, it's important. This is the EM waves. We have discussed about the properties of radio wave, microwave, X-rays, radio wave. Microwave, X-rays, and its application. Every time one question comes from the properties of X-rays, microwave, radio wave, what are their wavelength, what are their frequency, and its applications. It's very important questions. And the next one is velocity of sound. On what factor velocity of sound depend? The next one is the Newton's formula for velocity of sound. The next topic is you must have the idea about the frequency, pitch, loudness, audible range, that means these are the topic. Most of the time questions comes from this topic. You must have to focus on this topic because generally questions come from this topic, and we have to discuss each and every topic in the detailed way. Questions can be numericals also, it may be theory part also. From both, we have to discuss about the each and every topic in the detailed way. Okay.